So, hello everyone. So, yeah, this is your next lecture of Pillar 1 C1. I hope before that all the pillars are clear to you, which was taught by Sir. So, yeah, this is the next lecture for the same pillar. And so, sorry about the last few weeks. I was unable to, take the lectures because of some, I met with some 2, 3 accidents. So, that's why. So, now, yeah, we will start with this lecture. And before that, if you want to enroll or if you have any doubts regarding any of this lectures, you can ping me on this number. Okay. So yeah, the next topic is Securities Market Code. See, Budget 2021 created a single new law which was named as Security Market Code by merging the older act. तो एक नया लॉ आया जिसका नाम रखा गया सिक्योरिटीज मार्केट कोड, जिसमें उसमें क्या करे, पुराने जो एक्ट थे, सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरी एक्ट 1996, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007, इन सबको मर्ज करके एक एक्ट बनाया गया विच वॉज नेम्ड एज सिक्योरिटीज मार्केट कोड। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेबी इन्वेस्टर चार्टर क्या होता है। देखिए, ये एक चार्टर है, एक सिटीजन चार्टर है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है ऑफ कमिटमेंट्स which is made by a government agency to the citizen in respect of the services being provided to them। जो भी सर्विसेज सिटीजन को प्रोवाइड की जाती है, जो भी कमिटमेंट गवर्नमेंट करता है, उसका एक डॉक्यूमेंट होता है। एक सिटीजन के लिए एक चार्टर है, एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्यूलिप मानिया। देखिए, मिड 1600s में ट्यूलिप एक फ्लावर था जो इंट्रोड्यूस हुआ था होलैंड और नीदरलैंड में। अब आज के टाइम पे कोई भी एक एसेट यानी कि शेयर हो, रियल एस्टेट हो, बिटकॉइंस, उनकी प्राइसेस जब बहुत एक बढ़ती है, ठीक है, एकदम से क्लाइंब करना शुरू कर देती है ना, अनरीजनेबली वेरी हाई, देन इट इज डिस्क्राइब एज ट्यूलिप मानिया। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम बोल देते हैं ट्यूलिप मानिया। ये आपको पता होना चाहिए। वॉलेटिलिटी क्या है? अगर कोई भी शेयर की प्राइस रैपिडली चेंज हो रही है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, छोटे से टाइम में एक प्राइस की, शेयर की प्राइस की जो वैल्यू वो चेंज हुई जा रही है, तो उसका मतलब उसके अंदर हाई वॉलेटिलिटी है। मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? वॉलेटिलिटी VI(x). ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्किट ब्रेकर। देखिए, सर्किट ब्रेकर क्या है? एक सिस्टम है जहां पे फ्लक्चुएशंस इन द शेयर प्राइसेस मोर देन X% और इवन यू कैन से लेस देन, ज्यादा हो या कम हो एक परसेंटेज से, देन द प्रीवियस डे, देन द स्टॉक एक्सचेंज मस्ट स्टॉप ट्रेडिंग फॉर Y मिनट्स। ठीक है, Y मिनट्स मतलब सेम डे के लिए बेसिकली स्टॉप कर दिया जाता है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने बोला एक प्राइस है, इससे कम या इससे ज्यादा हो जाए, एक तरीके से हम कहते हैं ना प्राइस फ्लोरिंग और प्राइस सीलिंग, इससे कम या इससे ज्यादा भी अगर हो जाती है तो उस डे के लिए वो ट्रेडिंग क्या होती है, रुक जाती है, उस टाइम के लिए स्टॉक एक्सचेंज रुक जाता है। समझ आ रहा है? तो इसको बोलते हैं सर्किट ब्रेक होना। ठीक है, ये क्यों किया जाता है? कि इंडियन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। देखिए, ये यूएस वगैरह में नहीं होता है, बट इंडिया में इतने ज्यादा रिस्क नहीं उठा सकते, तो इसलिए ये इंडियन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सर्किट ब्रेकर जैसा चीज है। T+2 सेटलमेंट आपको पता है, जब भी ट्रेड कंडक्ट होता है तो पार्टी का जो सेटलमेंट होता है वो कितने दिन में होना चाहिए? विद इन 2 वर्किंग डेज में होना चाहिए। बायर पेज मनी, सेलर डिलीवर शेयर्स एंड बॉन्ड्स सिक्योरिटीज। ठीक है, देखिए, डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है? इलीगल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है। इनफॉर्मल ट्रेडिंग है जो स्टॉक एक्सचेंज के बाहर हो रही है, आपस में हो रही है, लोग इनफॉर्मली तरीके से कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? डिब्बा डब्बा ट्रेडिंग। ठीक है, इट इज इलीगल। आई बात समझ में? बेसिकली ये कैश में सेटल कर देते हैं, मतलब बेसिकली इसमें पता ही नहीं लग रहा है कि बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक टू बैंक हो ही नहीं रहा, कैश टू कैश ट्रांजेक्शन हो रही है, सब कुछ सेटल हो रहा है आउटसाइड दी परव्यू ऑफ दी SBI बैंक वगैरह, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। तो इस सबसे क्या होता है? कैश टू कैश हो रहा है, तो ये इलीगल होता है। इससे क्या होता है? ये लोग टैक्स से बच रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है टैक्स के फॉर्म में, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं पता कितना कमा रहे हैं, तो इस तरीके से इसलिए इसको इलीगल बोला जाता है। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग आपको पता होगा। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? ये एक प्रैक्टिस होती है ऑफ परचेजिंग और सेलिंग अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी सिक्योरिटी while in possession of material information that is yet public information। पब्लिकली कोई इंफॉर्मेशन लीगली बताई नहीं गई है, पर किसी के पास एक इनसाइडर इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम परचेज या सेल कर रहे हैं कंपनी के कोई भी पब्लिकली एक शेयर्स को, सिक्योरिटीज को, इसे इलीगल कहा जाता है, ऑफ कोर्स, राइट। फ्रंट रनिंग क्या होता है? जब एक ब्रोकर या कोई इन्वेस्टर एक ट्रेड ज्वाइन कर देता है, इस वजह से क्योंकि उसके पास एक कॉन्फिडेंशियल एक नॉलेज है ऑलरेडी, एक बहुत बड़ी कॉन्फिडेंशियल डील की, जिसकी वजह से एसेट्स की प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ सकती है, तो इसको भी हम सेबी क्या कहता है? इलीगल कहता है। ठीक है, एल्गो ट्रेडिंग एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑर्डर्स जनरेटेड एट सुपर फास्ट स्पीड बाय द यूज ऑफ एडवांस मैथमेटिकल मॉडल, जिसमें क्या होता है? ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एल्गो ट्रेडर ऑफिस में होता है, बेसिकली इतना पास होता है NSE की बिल्डिंग से 100 मीटर के डिस्टेंस में, तो उनके पास डेटा बहुत जल्दी आ जाता है। तो एक ये सुपर फास्ट स्पीड है कि डेटा मतलब जो भी जनरेट हो जाता है, डेटा जो है बहुत जल्दी आ जाता है।
और उससे ऑटोमेटिकली पता लग जाता है किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। समझ आ रही? बहुत ही एक ये टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है अडानी हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी। आपने सुना भी होगा 2023 में जो ये आया था फ्लैश क्रैश। एक हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म यूएस ने एलिक किया था कि अडानी ने क्या किया है, एक स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहा है, अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और बहुत सारे लोन्स ले रहे हैं बियॉन्ड द कैपेसिटी टू रीपे। बट बाद में फिर ये सब सेटल हो गया था, आप लोगों को पता होगा। फ्लैश क्रैश इज अ सडन एंड ह्यूज फॉल इन दी शेयर प्राइस। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, एकदम से किसी शेयर प्राइस की वैल्यू बहुत तेजी से गिर जाना, फ्लैश क्रैश। सुप्रीम कोर्ट has set up Justice A.M. Sapre panel to investigate Adani share cash crash। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक मीट कौन सी जजमेंट गई थी, जस्टिस A.M. सेपरे पैनल टू इन्वेस्टिगेट दी अडानी शेयर क्रैश। ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। देखिए, शॉर्ट सेलिंग होता है जब हम गिर रही है, अगर शेयर की प्राइस गिर रही है तो उसको बेच के जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग कब होता है, जब इन्वेस्टर क्या कर रहा है, एक शेयर बोरो कर रहा है और फिर उसको बेच रहा है मार्केट में ये उम्मीद के साथ कि वो बाद में और सस्ता बेच देगा, मतलब खरीद लेगा। यानी कि मैंने मान लीजिए अभी शेयर बेच दिया 70 रुपए में और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बाद में शेयर मैं ये वापस 60 रुपए में खरीद लूंगी, कि इसकी वैल्यू गिर जाएगी, तो मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। फिर इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर होते हैं जो एडवाइस देते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है, शेयर मार्केट कंपनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, सब कुछ कंपनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट शेयर मार्केट के अंदर क्या क्या होते हैं, गाइडेंस होते हैं, होते हैं प्रोस्पेक्टस। गाइडेंस एक वो रिपोर्ट है जिसके अंदर क्या होता है, कंपनी एस्टिमेट्स ऑफ इट्स फ्यूचर ग्रोथ, कंपनी की एस्टिमेट्स होते हैं कि फ्यूचर की ग्रोथ कैसी रहेगी। कंपनी रिलीज दिस रिपोर्ट फॉर इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर एनालिस्ट। प्रोस्पेक्टस एक वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट होती है अबाउट द कंपनी विच इज इशुइंग आईपीओ। ठीक है, बॉन्ड मार्केट रिफॉर्म, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग रिटेल इन्वेस्टर्स आरडीजी, दैट इज रिटेल डायरेक्ट गिल्ड। तो आरबीआई ने लॉन्च किया ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम 2021 में। इस स्कीम के अंदर आरबीआई ने परमिट किया है क्या, रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट, किन के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, उनके ई कुबेर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंडियन रेजिडेंट्स एनआरआई सब ओपन कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स कैन डायरेक्टली बाय टी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट डेवलपमेंट लोन। स्टेट डेवलपमेंट लोन क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की। सोवरेन बॉन्ड्स, ये सब के सब आरबीआई से हम डायरेक्टली खरीद सकते हैं। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली ये सब आरबीआई से खरीद सकते हैं। एप्लीकेशन फीस इस अकाउंट को ओपन करने के लिए 0 है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग आरबीआई एनडीएस विच इज नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ओएम। ठीक है, एंड ओटीसी ओवर द काउंटर। ठीक है, अब हम इसकी बात करें तो आरबीआई ओन करता है, रेगुलेट करता है सिस्टम को फॉर ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सीसीआईएल विच इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जो एसबीआई ने फाउंड की है, आईडीबीआई, आईसीआईसी और एलआईसी ने फाउंड किया, जो इस सिस्टम को मेंटेन करती है। किस सिस्टम को, एनडीएस सिस्टम को। एनडीएस सिस्टम इज फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय एंड सेल। जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीदी और बेची होती है वो कौन सा सिस्टम रिकॉर्ड करते हैं, एनडीएस सिस्टम। और एनडीएस सिस्टम किसने फाउंड किया, इन सब ने मिलकर किया, एसबीआई, आईडीबीआई, आईसीसीआई और एलआईसी वगैरह ने। NDS has the following component, telephonic over the counter and NDS OM। अब NDS OM क्या होता है वो भी हम देखेंगे। OM मतलब होता है ऑर्डर मैचिंग। ठीक है, ई कुबेर एक, ये तो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ तो यू विल नॉट रीड दिस अगेन। ठीक है, तो टेलीफोनिक क्या होता है, बायर और सेलर क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं ऑन द टेलीफोन, डील कर सकते हैं अबाउट द बाइंग एंड सेलिंग एंड देन इन्फॉर्म द रिजर्व बैंक एनडीएस सिस्टम। ठीक है, ओवर द फोन यहाँ पे बायर और सेलर बात करके डील कर सकते हैं और आरबीआई रिजर्व बैंक को बता सकते हैं। ओवर द काउंटर क्या है, फिजिकली जाके लेना है, तो बायर इज फिजिकली वॉक्स इनटू द सेलर्स ऑफिस, या फिर उल्टा हो रहा है, एंड कंडक्ट द ट्रांजेक्शन लेटर। ये बाद में आरबीआई को ये ट्रांजेक्शन के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, एनडीएस ओएम विच इज नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर स्क्रीन बेस्ड है, एनोनिमस है, ऑर्डर ड्रिवन ट्रेडिंग स्कीम फॉर डीलिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट। एनोनिमस रहता है इसमें ना, पता नहीं लगता है। ठीक है, आर्बिट्राज आपको पता होगा, प्रॉफिट कमाना प्राइजेस के डिफरेंसेस होने की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस की वजह से। जैसे मान लीजिए गोल्ड की प्राइस दिल्ली में इतना है और बॉम्बे में इतना है, तो आर्बिट्राज क्या करते हैं लोग, 100 रुपए का इन्होंने यहाँ से प्रॉफिट उठा लिया, यहाँ से खरीद के यहाँ पे बेच के। समझ रहे हो? नेक्स्ट हमारा आता है कमोडिटी मार्केट एफएमसी विच इज फॉरवर्ड मार्केट कमीशन एंड सेबी मर्जर। तो ये कमोडिटी मार्केट एक्सचेंज एक वैसी जगह है, एक ऐसी जगह है, इट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं गुड्स इन बल्क, फूड ग्रेन्स, कॉटन, प्रीशियस मेटल्स और एनर्जी रिसोर्सेज लाइक कोल एंड गैस। तो इस फॉर्म में जब कमोडिटी की टर्म्स में बायर और सेलर ट्रेड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट।
कमोडिटी फ्यूचर्स क्या होते हैं? ये एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है फॉर फ्यूचर डिलीवरी एंड सेटलमेंट ऑफ कमोडिटी। क्लियर? कमोडिटी एक्सचेंज वर अंडर अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटर फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। तो कमोडिटी एक्सचेंज किसके अंदर है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज रेगुलेटर फॉरवर्ड मार्केट कमीशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसकी मिनिस्टर के अंदर आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एफएमसी ट्रांसफर हुआ था फाइनेंस मिनिस्ट्री को, एंड एफएमसी फाइनली मर्ज किसके साथ हो गया? सेबी के साथ 2015 में। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस। कमोडिटी मार्केट गोल्ड एक्सचेंज एंड बजट 2021। तो गोल्ड एक्सचेंज एक स्पेशल टाइप ऑफ कमोडिटी मार्केट है डिवोटेड ओनली टू गोल्ड ट्रेडिंग, और सेबी इसका रेगुलेटर है। ठीक है, गोल्ड एक्सचेंज का रेगुलेटर कौन है? सेबी। नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर वेयर हाउसिंग, मतलब वॉल्टिंग, असेइंग, लॉजिस्टिक ऑफ गोल्ड एक्सचेंज। गोल्ड एक्सचेंज के लॉजिस्टिक के लिए, वेयर हाउसिंग के लिए क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? तो वेयर हाउस मैनेजर जनरेट इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट लेते हैं, EGRS जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो हम ये गोल्ड के बारे में देख रहे थे। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX, आपने काफी बार सुना भी होगा, ये इंडिया का पहला बुलियन एक्सचेंज है। कहाँ पर है? गिफ्ट सिटी, गुजरात में। बुलियन मतलब क्या होता है? फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर ऑफ हाई प्योरिटी, जो कॉइन्स, बिस्किट, ब्रिक्स के फॉर्म में होते हैं, उनका जो ट्रेड होता है। ठीक है, बुलियन मतलब एक फिजिकल गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह जो होते हैं, तो उनका जो ट्रेड होता है उसको बोल दिया जाता है। उसका जो पहला फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज कहाँ पे है? गिफ्ट सिटी, जो कि गुजरात में है। तो बुलियन मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज ट्रेडेड फॉर 24/7 बेसिस। क्लियर? नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC 2010 में जो आया। चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर, बाकी कौन मेंबर्स होते हैं? आरबीआई का गवर्नर, सेबी का चीफ, एडाई चीफ, PFRDA चीफ, IBBI चीफ एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस बाय फाइनेंस मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर ये आता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड 2009, हेडक्वार्टर बेजल में है। ब्रेन चाइल्ड है G20 के अंदर हुआ था। इंडिया G20 के अंदर आया था ये आइडिया। इंडिया हैज 3 सीट्स, इंडिया की 3 सीट्स है इसके अंदर। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, IS, डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई और सेबी चेयर। ठीक है, समझ आ गया? इसके बाद हमारा आता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF 1989 में जो था, ये ब्रेन चाइल्ड ऑफ G7 है। इंडिया मेंबर था 2010 में, हेडक्वार्टर पेरिस था। क्लियर? नेक्स्ट आता है IOSCO, which is International Organization of Securities Commission. It is an international body of world security regulator. सेबी इसका मेंबर है। ठीक है, तो ये 1 लाइन है, आपको पता होनी चाहिए, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सब काफी बार पेपर में पूछा जाता है। ना आ गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, NISM। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सेटअप बाय सेबी, हेडक्वार्टर मुंबई में है, फाउंडेशन ईयर 2006 है। इट विल गिव NSIM का काम क्या है? डिग्रीज देता है, डिप्लोमास देता है, सर्टिफिकेट देता है, जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कोर्स करता है। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा क्या होता है। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, AMC, NBFC, जो लोगों की सेविंग्स को क्या करती है? रिटेल इन्वेस्टर्स की सेविंग को क्या करती है? पूल करके एक उनको यूनिट अलॉट कर देती है, और वो पैसा कहाँ लगा देते हैं? वो अपनी नॉलेज से एक अच्छी जगह, एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं, पार्क्स दिस मनी इन सिक्योरिटी एंड बिल्ड हिज पोर्टफोलियो। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना पैसा म्यूचुअल फंड वालों को दे रहे हैं, कंपनी को, मैनेजर को, और वो लोग क्या कर रहे हैं? कंपनी के अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, अलग अलग कंपनीज में पैसा लगा के। ठीक है, इन्वेस्टर को क्या करना होता है? कि एंट्री लोड देनी होती है, यानी कि ज्वाइन करने के लिए एक फीस देनी होती है। एग्जिट लोड भी होता है, जो अगर वो क्विट करते हैं तो वो फीस भी देनी होती है। से भी रेगुलेट दीज फीस। ठीक है, साइड पॉकेटिंग क्या होता है? साइड पॉकेटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो लोगों के, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है उन इंस्ट्रूमेंट्स में जो बहुत रिस्की होते हैं। ठीक है, तो कुछ इंटरेस्ट उनके रिस्की एसेट से उनका इंटरेस्ट, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी एक टेक्निक है जो उनको बचाती है। तो इट इज अ टेक्निक टू सेफगार्ड इन्वेस्टर्स इन इंस्ट्रूमेंट्स दैट हैव एक्सपोजर टू रिस्की एसेट्स। क्लियर? ESG म्यूचुअल फंड्स, दीज आर द म्यूचुअल फंड्स जो इन्वेस्ट करते हैं क्लाइंट का मनी उन कंपनीज में जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो इस एस्पेक्ट्स में। ESG विच इज एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड क्या करती है? इनका पैसा उन कंपनीज में लगाती है जिनका ये ESG एस्पेक्ट्स अच्छा हो। शारिया म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? ये वो म्यूचुअल फंड्स है जो इन्वेस्ट करता है क्लाइंट का मनी उन कंपनीज में ज्यादातर कंप्लायंट विद इस्लामिक शारिया लॉ। ठीक है, ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स क्लाइंट्स क्या करता है? एक बारी में सारा पैसा लगा रहा है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको हम SIP कहते हैं, छोटा छोटा अमाउंट हम लगा रहे हैं फिक्स्ड इंटरवल में। हम महीने के बेसिस में भी लगा सकते हैं, साल के बेसिस में भी लगा सकते हैं। ठीक है, छोटा छोटा पैसा लगाना।
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इट इज अ सब टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जहां पे मनी लॉक किया जाता है 3 साल के लिए और इन्वेस्ट किया जा रहा है इक्विटीज में, और इसमें बेनिफिट कहाँ मिलता है, इनकम टैक्स के अंदर इसको इसमें बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। तो एक तरीके से सेविंग हो गई 3 साल तक की। नेक्स्ट आता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इट इज क्लाइंट इन्वेस्ट मनी इन अ स्कीम वेयर इन सम मनी गोज इनटू म्यूचुअल फंड एंड सम गोज इनटू इंश्योरेंस पॉलिसी। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लाइंट क्या कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहा है, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड के पास जा रहा है और कुछ पैसा इंश्योरेंस पॉलिसी के पास जा रहा है। तो इसको बोल देते हैं यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। एक स्पेशल टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है मेंट फॉर HNI विच इज हाई वर्थ नेट इंडिविजुअल्स। जो बड़े बड़े इंडिविजुअल्स है जिनके हाई नेट वर्थ बहुत ज्यादा है, उनके लिए एक स्पेशल म्यूचुअल फंड होता है हु वांट्स हाई रिस्क रिटर्न। ठीक है, अभी हम देखेंगे। सेबी नॉर्म्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर पर्सन इज 1 करोड़। क्लियर। म्यूचुअल फंड रिस्कोमीटर क्या होता है, सेबी रिक्वायर्स म्यूचुअल फंड कंपनी टू डिस्क्लोज कि कितना रिस्क प्रेजेंट है उनके स्कीम में मंथली बेसिस के बेसिस में एक डैशबोर्ड के थ्रू, जिसको हम कहते हैं रिस्कोमीटर। तो रिस्कोमीटर एक वो डैशबोर्ड है, एक डिजिटल डैशबोर्ड है जो बताता है कि कितना ज्यादा एक रिस्क प्रेजेंट है इस किसी भी स्कीम में। ठीक है, किसी भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी में। तो एक डैशबोर्ड है, एक डिजिटल डैशबोर्ड, जिसको हम बोलते थे रिस्कोमीटर। आगे आता है सोवनियन वेल्थ फंड, स्टेट ओन इन्वेस्टमेंट फंड। एक स्टेट ओन इन्वेस्टमेंट फंड है वेयर इन सेंट्रल बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड अदर पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज अपने सरप्लस फंड मनी, सरप्लस फंड क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, और मनी इज यूज्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ आ गया। REITs और INVITIS, ठीक है, ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसे हम बोलते हैं। समझ आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है इसमें, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं जिनका मिनिमम कितने का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 50,000 का और 1 लाख रुपए का। यहाँ पे मैनेजर पार्क्स मनी इन, ये मैनेजर कहाँ पैसे लगाते हैं इनका, REITs का, इन रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स दैट आर सून टू कंप्लीट। और ये लगता है एयरपोर्ट, हाईवे, थर्मल प्लांट्स, गैस ग्रिड। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। समझ आ रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने शेयर्स बेच रही है फ्रॉम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, बट अपनी शेयर होल्डिंग 51% से कम नहीं होने दे रही। मतलब मेजोरिटी उनके पास ही है, आधे से ज्यादा, 50% से ज्यादा उनके पास ही है। तो जब क्या गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इज रिड्यूस्ड बिलो 51%, तो हम कह देंगे वो प्राइवेटाइजेशन हो गया। ऑल्दो नीति प्रेफर्स द टर्म स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, इसको नीति आयोग क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। So government gave CPSE shares to a fund manager, Goldman Sachs, who created new securities. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना CPSE शेयर्स जो एक फंड मैनेजमेंट गोल्डमैन शेक्स को दे दिया, जिन्होंने एक नई सिक्योरिटी उसमें से बनाई जिसको बोला जाता है ETF, विच इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एंड मेड अ न्यू फंड ऑफर टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू दी सिक्योरिटीज एट 10 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, अगर एक इन्वेस्टर होल्ड कर रहा है ETF, exchange traded fund, he will get return from the dividend which is generated by those PSE companies in the back end. क्लियर। अगर कोई भी इन्वेस्टर्स अपना पैसा होल्ड कर रहा है ETF में, तो उसको बदले में रिटर्न मिलेगा उस डिविडेंड से जो भी जनरेट किया है उस कंपनी ने। ही में ऑल्सो सेल दीज ETF टू अ थर्ड पार्टी विया स्टॉक एक्सचेंज, बेच भी सकते हैं थ्रू, और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, भारत 2022 एक दूसरा CPSE ETF है। ठीक है, एक तरीके से दूसरा ये भी एक वो है, क्या है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का ETF है विच इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये एक, इसमें क्या होता है, जब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वांटेड टू डिसइन्वेस्ट शेयर्स फ्रॉम 22 कंपनीज इंक्लूडिंग PSE, PSB, UTI, यूजिंग ICICI प्रूडेंशियल एज फंड मैनेजर। ठीक है, जब वो चाहते हैं गवर्नमेंट की अपने शेयर्स को डिसइन्वेस्ट करे 22 कंपनीज में से, तो इसको बोल दिया भारत 2022। भारत बॉन्ड डेट ETF 2019, फंड मैनेजर इशू करता है बॉन्ड, मेच्योरिटी 3 साल की है, 10 साल की है, यूनिट साइज 1,000 रुपए का रहेगा। इवन मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स खरीद सकते हैं बॉन्ड। फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना है रुपी इनटू अ बास्केट ऑफ बॉन्ड विच इज इशूड बाय CPS, so that is central public sector enterprise, CPFI which is central public financial institution and other government organizations। ठीक है, तो ETF विल बी ट्रेडेबल एट द स्टॉक एक्सचेंज, वो ट्रेड किया जाएगा एट द स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही। आगे आता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विच इज AIF। इसकी कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी होती है। कैटेगरी 1 जो पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट आ रहा हो इकोनॉमी के अंदर, लाइटर नॉर्म्स है, इतना ज्यादा रिलैक्सेशन वाले नॉर्म्स है, कोई स्ट्रिक्ट नहीं आ रहे, टाइटियर नहीं आ रहे पॉलिसीज, इकोनॉमी के अंदर एक अच्छा स्पिल ओवर इफेक्ट दे रहा है।
कैटेगरी 2 में होता है जो 1 में भी नहीं आ रहा, 3 में भी नहीं आ रहा। 3 होता है वो जो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, जिसमें टू जनरेट हाई रिटर्न्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसके अंदर सेबी के नॉर्म्स स्ट्रिक्टर होते हैं, अदरवाइज़ क्योंकि ये डिस्टेबलाइज़ कर देगा मार्केट को। तो यहाँ पे नॉर्म्स क्या रहेंगे? स्ट्रिक्ट रहेंगे, क्योंकि इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ठीक है? और रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। और जो इस कैटेगरी में भी नहीं आते, इस कैटेगरी में नहीं आते, वो कहाँ आते हैं? कैटेगरी नंबर 2 में। आगे हमारा आता है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में, जब सेटलमेंट क्या हो रहा है? फ्यूचर डेट में हो रहा है और प्राइस आज डिसाइड कर रहे हैं। मैंने आज प्राइस डिसाइड कर ली कि ये शेयर मैं 10 रुपए का लूंगी आने वाले अगले साल में सेम डेट पे। तो एक मैंने प्राइस डिसाइड कर ली, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें सेटलमेंट हो तो फ्यूचर डेट में दिए, बट प्राइस आज सेटल हो गई। ऑप्शंस क्या होता है कि इसी टाइप का एक इंश्योरेंस है, हमने एग्जीक्यूट करने के लिए, भाई मेरे को फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मैं इन्वॉल्व हूँ, तो एक इंश्योरेंस ले लिया मैंने तरीके से, ठीक है, एक तरीके से एक प्रॉपर मैनर में, तो उसे बोलते हैं ऑप्शंस। इट इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस फॉर एग्जीक्यूटिंग द फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन अ मैनर बेनिफिशियल टू देम, ठीक है। हेजिंग हो गया, एक एक्ट हो गया परचेज करने का, क्या? ऑप्शंस, या किसी को हम इंश्योरेंस भी कह सकते हैं, टू प्रिवेंट योर लॉसेस। अपने लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए हमने एक इंश्योरेंस जैसा ले लिया, उसको बोलते थे हेजिंग। क्लियर? डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू डिराइव की जाती है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अनदर अंडरलाइंग एसेट्स, जो कि शेयर हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, कमोडिटी हो सकती है, करेंसी हो सकती है। तो दे आर यूजुअली जनरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो डेरिवेटिव एक वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू निकाली जाती है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, ठीक है, कोई भी दूसरे एसेट्स में से उसकी वैल्यू निकाली जा रही है, उसको बोल देते हैं डेरिवेटिव। एंड इट इज यूजुअली कैसे जनरेट की जाती है? बाय द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। स्वैप क्या होता है? स्वैप एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है टू स्वैप वन फाइनेंशियल एसेट विद अनदर फाइनेंशियल एसेट टू रिड्यूस द रिस्क। अपने रिस्क को कम करने के लिए हम एक एसेट को दूसरे से स्वैप कर रहे हैं। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एग्रीमेंट अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, इंटरेस्ट स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है, ये बेसिकली क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या है? रिस्क ऑफ डिफॉल्ट का बचाने के लिए, ठीक है, हम जब ले रहे हैं रिस्क ऑफ डिफॉल्ट को कवर करने के लिए, अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। इंटरेस्ट स्वैप एग्रीमेंट इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वॉलिटिलिटी इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है, तो उससे प्रोटेक्ट होने के लिए हमने इंटरेस्ट स्वैप एग्रीमेंट बनवा लिया, ठीक है। पी नोट्स क्या होता है? पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है? फॉरनर क्या कर रहा है? फॉरनर चाहता है कि वो पैसा इन्वेस्ट करे इंडिया के अंदर, बट उनको ये जो बहुत सारे हसल्स है, रजिस्ट्रेशन कराओ, पैन नंबर के साथ ये कराओ, डीमैट अकाउंट कराओ, ये सब नहीं चाहिए, तो उसके लिए आ गया पी नोट। अब व्हेन अ फॉरनर इज विशिंग टू इन्वेस्ट हिज मनी इन इंडिया बट डज नॉट वांट टू गो थ्रू द हैसल्स ऑफ रजिस्टरिंग विद दिस देन पी, ठीक है, तो उसको वहां पे आ गया पी नोट्स। पी नोट्स एक ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो वैल्यू डिराइव करते हैं फ्रॉम द अंडरलाइंग इंडियन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। पी नोट इन्वेस्टर्स आर नॉट डायरेक्टली रजिस्टर्ड विद सेबी, से रजिस्टर नहीं कराना होता डायरेक्टली। आइडेंटिटी ऑफ द एक्चुअल इन्वेस्टर्स, जो भी आइडेंटिटी होती है इस बंदे की, सोर्स ऑफ फंड कहाँ से आ रहे हैं, ये सब डिस्गाइज रहता है। इससे चांसेस होते हैं कि टैक्स इवेजन होगा, मनी लॉन्ड्रिंग होगी और टेरर फाइनेंस होगा। क्लियर? समझ आ गया? इसके ड्रॉबैक्स हैं बेसिकली ना ये, किसके? पी नोट्स के। भारत डी आर, फॉरेन कंपनी क्या चाहती है? कि वो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करे। फॉरेन कंपनी क्या चाहती है? कि इंडियन कंपनी इन्वेस्ट करे फॉरेन शेयर्स में बिना सेबी से रजिस्ट्रेशन के, तो उसको बोल देते हैं भारत डी आर। आगे आता है एडीआर जीडीआर। नॉन अमेरिकन कंपनीज चाहती है कि अमेरिकन पीपल को, नॉन अमेरिकन कंपनी वांट्स कि अमेरिकन पीपल इन्वेस्ट करे उनके शेयर्स में बिना रजिस्ट्रेशन विद अमेरिकन से भी, तो उसको हो गया एडीआर जीडीआर। मसाला बॉन्ड, कंगारू बॉन्ड क्या होता है? जब फॉरेन कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, वांट्स टू बोरो मनी, पैसे बोरो करना चाहती है एक पर्टिकुलर करेंसी में फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री। मैं चाहती हूँ रशिया से पैसे बोरो करना, तो मैंने रशिया से रशिया की करेंसी में पैसे बोरो कर लिए, तो वहां पे आ गया मसाला बॉन्ड, कंगारू बॉन्ड और पांडा बॉन्ड, ठीक है। इतनी डिटेलिंग हमें चाहिए भी। अब कंपनी के तरीके इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, ठीक है, एक होता है चार्टर्ड कंपनी, एक होता है स्टैच्यूटरी कंपनी और एक होता है रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी होती है एक सेट बाय अ चार्टर, यानी कि गिवन बाय किंग और क्वीन। स्टैच्यूटरी कंपनी होती है पार्लियामेंट के एक्ट से जो आ रही है, स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से जो आ रही है, उसको बोलते हैं स्टैच्यूटरी कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो अंडर 1956 और बाद में जो अपडेट होगी 2020 2013 हो गया है, ठीक है। तो ये तो था इनकॉर्पोरेशन के बेस में। अब बात करते हैं नंबर के बेसिस में कंपनीज। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड, एक होती है पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। मेंबर्स क्या होते हैं? प्राइवेट लिमिटेड में 2 से 200 और इसमें 7 होते हैं और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। कैन दे इनवाइट पब्लिक एट लार्ज? क्या ये पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदने के लिए? नहीं कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी, बट पब्लिक कंपनीज कर सकती है। और
टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। इफ देयर शेयर्स आर लिस्टेड, अगर उनके शेयर्स लिस्ट किए जा रहे हैं बीएसई और एनएसई में, तो उसको लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोल देंगे, अदरवाइज वो अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आएंगे। डायरेक्टर्स कितने होते हैं? 2 से 15, इसमें 3 से 15 होते हैं। 3 से 15 में से ऐसा है कि एक तो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, एक विमेन होनी चाहिए, और 1/3 ऑफ द डायरेक्टर मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन होते हैं? दे आर द पर्सन्स विदाउट एनी पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन कंपनी, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में, वो सिर्फ माइनॉरिटी के प्रोटेक्ट उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। जो माइनॉरिटी पीपल्स है उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए ये लोग आ रहे हैं, तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। वो किसी को किसी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इनका रोल हो, राइट? समझ आ रहा है? टर्म लिमिट की बात करें तो यहाँ पे कोई एप्लीकेबल नहीं है। इनके डायरेक्टर्स की एक एज लिमिट है, टर्म लिमिट है, सब तरीके की लिमिट होती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स आइदर नॉट एप्लीकेबल भी नहीं है या फिर रिलैक्स है। कंपनीज एक्ट रिक्वायर देम टू होल्ड स्पेसिफिक नंबर ऑफ एनुअल मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी चाहती है कि वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एनुअल मीटिंग करे डायरेक्टर्स की। नॉर्म्स फॉर क्वारम मैकेनिज्म फॉर ई वोटिंग, हैव टू अपॉइंट सीएस, इंप्लीमेंट मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्टिंग विसल ब्लोअर्स। तो अलग अलग तरीके की इसमें नॉर्म्स हैं। किसके अंदर? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर। तीसरा टाइप हम देखेंगे कंपनी बेस्ड टाइप्स बेस्ड ऑन ओनरशिप। एक होती है गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर कंपनी, एक होती है प्राइवेट सेक्टर। जब 51% से ज्यादा है, और जब प्राइवेट पार्टीज के पास 51% से ज्यादा है, और जब गवर्नमेंट पार्टीज के पास 51% से ज्यादा है। अब दूसरा हम देखेंगे कंपनी के टाइप अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। एक होता है 1% कंपनी, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें एक ही मेंबर है। एक होती है डोरमेंट कंपनी, ये सेटअप की गई है कि टू स्टार्ट बिजनेस इन फ्यूचर, सेटअप टू स्टोर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नॉट फिल्ड एनुअल रिटर्न फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर, जिसने 2 साल से आईटीआर नहीं भरी हो, ठीक है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए सेटअप करनी हो, या एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए, मतलब स्टार्ट बिजनेस इन फ्यूचर की बिजनेस फ्यूचर में करेंगे, तो होती है डोरमेंट कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? एक कंपनी जिनके मेजॉरिटी शेयर्स किसके? दूसरी कंपनी में है। अ कंपनी दैट ओन्स मेजॉरिटी शेयर्स इन अनदर कंपनी, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? कंपनी दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेरेंट होल्डिंग कंपनी, जिसकी कोई पेरेंट होल्डिंग कंपनी भी है, उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो अभी आपने देखा था कंपनी टाइप अंडर कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के अंदर दो आए, 1% कंपनी और डोरमेंट कंपनी। आप देखेंगे अंडर हम एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी। ये मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स होने चाहिए। अगर इंडिविजुअल पार्टनर्स आर शील्डेड फ्रॉम जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय अनदर पार्टनर रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन और मिसकंडक्ट, ठीक है। समझ आ रहा है? इंडिविजुअल पार्टनर्स आर शील्डेड फ्रॉम जॉइंट लाइबिलिटी व्हिच इज क्रिएटेड बाय अनदर पार्टनर रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजंस और मिसकंडक्ट। एलएलपी रजिस्ट्रेशन फीस, ऑडिटिंग, रिपोर्टिंग नॉर्म्स, टैक्स लाइबिलिटी, वाइंडिंग अप प्रोसेस, ये ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है एज कम्पेयर टू पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। एलएलपी के अंदर ये सारे जो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, वाइंड अप करने का प्रोसेस, ऑडिटिंग वगैरह थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, ईजी होती है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी। समझ आ रही है? थर्ड होता है अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म बाय मिनिमम 2 और मोर पार्टनर्स। हर पार्टनर लाइबल है फॉर दी जो ईच पार्टनर इज लाइबल जॉइंटली विद ऑल अदर पार्टनर्स फॉर जितने भी लॉसेस वगैरह हो रहे हैं। एलएलपी में ऐसा नहीं होता है, बट पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि जब भी लॉस हो रहा है सारे पार्टनर शेयर करते हैं, सारे पार्टनर लाइबल है फॉर द डिसीजन, बट एलएलपी में ऐसा नहीं होता है। समझ आया? शील्डेड फ्रॉम जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय अनदर पार्टनर रॉन्गफुल डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1970 में मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट आया था। बाद में इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 से, ठीक है। इसके अंदर क्या है? एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, ठीक है। 1 चेयरमैन होता है, 6 मेंबर्स होते हैं। अपील अगेंस्ट सीसीआई आर हर्ड बाय एनसीएलएटी। कौन सुनता है इनकी अपील? जो भी सीसीआई के नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। समझ आए? अब हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, एंड एसएफआईओ विच इज सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ठीक है। तो मेंबर्स कौन कौन होते हैं यहाँ पे? देखिए बहुत सिंपल है, हम टेबल देखेंगे, गो थ्रू करेंगे सिर्फ। जुडिशियल टेक्निशियल बेंचेस हैं दिल्ली, कोलकाता, जयपुर। चेयरमैन और मेंबर्स हैं यहाँ पे। मेंबर्स चेयरमैन और कुछ मेंबर्स होते हैं यहाँ पे। कौन है मेंबर्स? बॉस में कौन है? कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी। मेंबर्स कौन है? आरबीआई से होते हैं, सेबी से होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। सिविल सर्वेंट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं यहाँ पे। अपील कौन करता है इनकी? एनसीएलटी। इनका अपील कौन है? एनएफआरए अपेलेट अथॉरिटी। रेगुलर कोर्ट्स। केसेस कैसे सुने जाते हैं एनसीएलटी में? हियर द केसेस रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट,
बोर्ड रूम बैटल्स, मर्जर एक्विजिशन, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, किसके अंदर? एनसीएलटी। और अगर मैं बात करूं एनएफआरए विच इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, तो ये कैसे केसेस सुनते हैं? सेट स्टैंडर्ड फॉर ऑडिटर्स एंड सीए इन लिस्टेड कंपनीज एंड लार्ज अनलिस्टेड कंपनीज, इफ मॉल प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेट एंड डिबर देम, पावर ऑफ सिविल कोर्ट। और इसकी बात करूं मैं इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, तो ये केसेस सुनते हैं अनक्लेम मनी फ्रॉम शेयर्स, बॉन्ड्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस, स्टैचुरी बॉडी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। एसएफआईओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, इन्वेस्टिगेट करते हैं व्हाइट कॉलर फाइनेंशियल फ्रॉड्स, पावर्स टू सर्च, सीज, अरेस्ट। एक बार एसएफआईओ गेट्स केस, अनदर एजेंसी लाइक सीबीआई कांट प्रोसीड। ठीक है। नोटेबल कमिटी फॉर इंप्रूविंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, कौन सी कमिटी है जो बिठाई गई है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए इंडिया में? उदय कोटक 2017। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। IAS Secretary of Ministry of Corporate Affairs is the ex-official chairman of IEPF body. IEPF किस चीज में ध्यान देता है? अनक्लेम शेयर, बॉन्ड्स, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, जो कोई भी क्लेम नहीं कर रहा है तो उसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन होता है? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और भी चीजों में डील करता है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। ठीक है। रेगुलेट्स करता है सीए प्रोफेशन थ्रू अ स्टैचुरी बॉडी आईसीएआई। आईसीएआई के अंदर क्या है? एक आईपीए का स्टेटस भी मिला हुआ है अंडर आईएनबी कोड। इसी तरह कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 स्टैचुरी बॉडी है आईसीएसआई, और इसको भी आईपीएस स्टेटस मिला हुआ है। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959 स्टैचुरी बॉडी है, सेम आईसीएआई अंडर आता है और आईपीएस स्टेटस मिला हुआ है। लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 1860 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट आया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट? लिटरेरी, साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटीज। 1932 में पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956 आया 2013, और 2008 में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के MCA 221 पोर्टल, जहां पे कंपनीज क्या कर सकती है? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फाइल्स कर सकती है रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट कंप्लायंस। ऑफिसर्स कौन है? इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ICLS थ्रू यूपीएससी CSC एग्जाम्स के थ्रू ये ठीक है सेलेक्ट होते हैं। NSE प्राइम रेगुलेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2022 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने डेवलप किया है ये वॉलंटरी फ्रेमवर्क। इसके अंदर क्या होता है? एक हायर स्टैंडर्ड्स होते हैं ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फॉर कंपनीज जो लिस्ट की गई है NSE स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, उन कंपनीज के लिए जो कंपनी NSE स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। फ्रेंडली टेकओवर होता है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव कर रहा है सेलिंग द कंपनी टू अनदर कंपनी। हॉस्टाइल टेकओवर होता है जब पर्सन कंट्रोल कर रहा है दूसरी कंपनी को, टारगेट कंपनी को, बिना किसी टारगेट कंपनी के कंसेंट से, बिना टारगेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंसेंट के बिना उन्होंने कंपनी को टेक ओवर कर लिया। पॉइजन पिल अगेंस्ट टेक ओवर बाय ट्विटर, ये आपने सुना भी होगा। ये वो स्ट्रैटेजी है जो अडॉप्ट की थी कंपनी ट्विटर ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट हॉस्टाइल टेक ओवर बाय एलन मस्क। एलन मस्क जो लेने वाला था इसको, एलन हॉस्टाइली ये कर रहा था ना ट्विटर को, तो ये वो स्ट्रैटेजी है पॉइजन पिल, जो इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया गया था टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट व्हाट? हॉस्टाइल टेक ओवर से बचाने के लिए जो एक स्ट्रैटेजी लेके आए थे। ठीक है, गॉट इट। सो दिस इज, yeah, your pillar C1 is completed. Now next we will start with pillar 1B. ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे इंश्योरेंस वगैरह। सो या टिल दैट गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।